नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। नोएडा के गांव में कोरोना फैलने पर एक तरफ जहां जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है, वहीं सामाजिक रूप से भी मदद करने के लिए लोग आगे आए हैं। ऐसी ही एक संस्था जीतो जिले के गाँव में सक्रिय है। पिछले 20 दिन से इनकी टीम ने 16 गाँव में कैंप लगाकर कोरोना से लड़ाई में लोगों की मदद की है। और इस टीम के द्वारा सक्रिय शेखर बताते हैं कि ये टीम अलग अलग इलाकों में, जिसमें चीती, नकला, इब्राहिमपुर और अन्य कई गांव में शिविर लगा चुके हैं। सुबह 9 से लेकर 1 बजे तक चलने वाले इस कैंप में ऑक्सीजन लेवल, बीपी, शुगर, कोरोना का एंटीजन टेस्ट, पूरा सब कुछ यहां पर किया जाता है। और कैंप लगने से एक दिन पहले ही लोगों को जानकारी दे दी जाती है। साथ ही ये कैंप लोगों को जागरूक भी करता है। मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन ने ड्रग्स विभाग की टीम के साथ एक दवाइयों के सप्लायर के घर छापेमारी कर करोड़ों रुपए की दवाइयों का जखीरा बरामद किया। इन दवाइयों में भारी मात्रा में दवाइयां एक्सपायरी डेट की पाई गई और ड्रग विभाग के अधिकारी के अनुसार आरोपी एक्सपायरी डेट की दवाइयों से तारीख मिटाकर बेचने का काम करता था। हालांकि आरोपी सप्लायर मौके से फरार हो गया है। अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि कई बार कहने के बावजूद भी फरार आरोपी के परिजन संबंधित दवाइयों के बिल या लाइसेंस नहीं दिखा पाए। पूरा मामला आरोपी के मिलने के बाद जांच करने पर ही साफ हो पाएगा। अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर में मेनका गांधी के 4 दिवसीय दौरे का तीसरा दिन है। सांसद मेनका गांधी ने कादीपुर पहुंचकर लोगों से मुलाकात की। सांसद मेनका गांधी ने कादीपुर सीएससी में लग रहे ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया और दिशा निर्देश दिए। कादीपुर इलाके में ही उन्होंने लोगों से अपील की कि लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। अगर एक बार वैक्सीन खुल जाती है तो उसे फेंकना पड़ता है। हो सकता है कुछ दिनों बाद ये वैक्सीन महंगे दामों में मिले, अभी फ्री है। देश में वैक्सीन की कमी है। एक वैक्सीन में 10 लोगों के टीके हैं, लेकिन 1 घंटे के अंदर अंदर 10 लोगों को अगर नहीं देंगे तो वो वैक्सीन को फेंकना पड़ता है। अगर आप नहीं चाहोगे तो वो वैक्सीन सब फेंकी जाए और फिर आप रोते रहोगे कि वैक्सीन नहीं मिला, वैक्सीन नहीं मिला। इस वक्त तो मुफ्त में मिल रहा है। 1-1.5 महीने के बाद जब वो 800-1200 रुपए लेना शुरू कर देंगे, जैसे दिल्ली में ले रहे हैं, तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या होगा। इसलिए जाकर के आज के दिन में मोतीगरपुर से कादीपुर जहां भी वो दे रहे हैं वहां पहुंच जाओ और टीकाकरण अपना करवा लो। इससे आपकी जान भी बचेगी और आपके बच्चों की। देश में वैक्सीन की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। इंडिया न्यूज ने गेहूं क्रय केंद्रों पर बोरे न होने की वजह से किसानों को गेहूं खरीद में आने वाली समस्याओं की खबर को बड़ी प्रमुखता के साथ उठाया था, जिसके बाद प्रशासन ने खबर पर संज्ञान लेते हुए इन क्रय केंद्रों का निरीक्षण शुरू किया। और इस दौरान हमारे संवाददाता ने एसडीएम आरडी पांडे से खास बातचीत की। न्यूज़ की खबर का एक बार फिर से असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि निगोहा जो गेहूं क्रय केंद्र था उसमें करीब 2-3 दिनों से खरीद नहीं हो रही थी, जो खबर प्रमुखता से इंडिया न्यूज़ ने दिखाई थी। और उसके बाद आप देख रहे हैं हमारे पीछे किस तरह से जो एडीएम आपूर्ति हैं वो इस क्रय केंद्र पर पहुंचे और जो किसान हैं उनकी पीड़ा को समझा है और यहाँ पर खरीद शुरू कराया है। यहाँ देख रहे हैं कि तमाम वो किसान हैं जो अपना गेहूँ यहाँ पर तौलाई के लिए पहुँचे हैं लेकर के। हम उनसे बात करते हैं। आज सर, किस तरह का आपका निरीक्षण रहा है यहाँ पर जो किसानों को समस्या हो रही है? जो है एक हमारा प्रत्येक दिन मैं निरीक्षण करता हूँ कहीं ना कहीं। तो आज इधर का जो है वो था, जो है मोहनलालगंज में चूँकि जो है काफ़ी पैदावार होती है गेहूँ धान की, तो आज पूरे मोहनलालगंज क्षेत्र का आज निरीक्षण है मेरा, जितने भी केंद्र हैं। तो उसी कड़ी में जो है 2-3 केंद्र देख करके आ रहे हैं। ये चौथा केंद्र है और बाद में जो है करीब 10-15 केंद्र है यहाँ पर पूरे तहसील क्षेत्र में। सबको आज देखूंगा देर शाम तक। आज तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है निगोहा में जो है तमाम ट्रैक्टर लगी है। चूँकि अब लास्ट डेट 15 तारीख है। मैंने इनको लोगों को निर्देश दे रखा है कि जो है सभी किसानों का लिस्ट बना लें। ये लिस्ट है और इसी लिस्ट के अनुसार सबको बुला करके क्रम वाइज जो है
इसको 2 दिन में निपटा दें जो है, ताकि जो है सबका फीडिंग हो जाए और सबके खाते में जल्दी जल्दी पैसा चला जाए। सर अगर देखा जाए तो इस केंद्र पर भी पिछले बीते दिनों से समस्या आ रही थी कि यहाँ पर खरीद नहीं हो रही थी बोरे की समस्या को लेकर, वो समस्या यहाँ पे दूर हो गई। बोरा का जैसे ही सूचना ये लोग देते हैं कि आज बोरा या कल बोरा इतना है हमारे पास, जो है 200 बोरे से कम जैसे भी लोग सूचना देते हैं कि 200 बोरा बचा है, उसके नेक्स्ट डे जो है बोरा करीब जो है 1000 बोरे पहुंचा दिए जाते हैं, जैसा केंद्र हो खरीद की जैसी जो है संभावना हो। यहाँ पर भी जो है कल इनका बोरा ख़त्म हुआ और कल शाम को ही ख़त्म होने के विदिन आवर, ये कह सकते हैं कि जैसे आने जाने में जो देर लगी होगी, जाम लगा या ट्रैफिक की समस्या, अदरवाइज इनको जो है 1 भी मिनट की देरी ना होती, इनके पास बोरा रहता। सर एक और बड़ी समस्या आ रही, किसानों का कहना है कि इनके गेहूं की तौलाई हो गई, जो पैसा 72 घंटे में दिए जाने की बात की जा रही है, 20-20 दिन बीत रहे हैं किसानों के और उनका भुगतान नहीं हो रहा, तो आखिर कहाँ से ये समस्या आ रही है? 72 घंटे में तो आ रहा है, ऐसा तो है नहीं, किसी का 24 घंटे में भी आ जा रहा है और कोशिश हो रही है कि जो है 72 घंटे की जो सरकार का जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का गवर्नमेंट का जो आदेश है, 72 के बजाय हम लोग 48 घंटे के अंदर ही उनका पेमेंट करा लें। इसमें जहाँ की कहीं भी कमी होगी इसको हम लोग जो है दुरुस्त कर लेंगे। हम खुद समीक्षा कर रहे हैं इसकी जो है, और उच्च स्तर पर भी इसकी समीक्षा की जा रही है। कहीं कोई कठिनाई होगी उसको दूर कर दी जाएगी विदिन 1 to 3 आवर। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में एडीएम आपूर्ति जो लगातार गेहूं क्रय केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं और वहाँ के जो हालात हैं वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने खुद बताया कि जहाँ जो समस्या आ रही उसको उसी लेवल पर जल्द से जल्द निपटाने की बात की जा रही है, क्योंकि किसानों को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। यहाँ भी बता दें कि ये निगोहा गेहूं क्रय केंद्र था जो कि अभी हाल ही में बनाया गया और यहाँ पर भी बोरों की समस्या आ रही थी। तत्काल ये समस्या यहाँ पर दूर की गई और आप देख रहे हैं कि किस तरह से अब जो किसान हैं उनके जो गेहूं की तौलाई है वो यहाँ पर लगातार चल रही है। और कहीं ना कहीं इंडिया न्यूज़ की खबर का एक बार असर फिर राजधानी लखनऊ में देखने को मिला है। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। वहीं लखनऊ में ही मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई और दोनों पक्षों के बीच फायरिंग हुई। इस मामले का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। आपको बता दें मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। इस वक्त हम उसी जगह पे, ये वही घटना स्थल है जहां पर बताया जा रहा है कि 2 बाइकों को लेकर के आपस में ओवरटेक को लेकर के कुछ विवाद हुआ और विवाद होने के बाद इतना विवाद बढ़ गया कि यहाँ पर फायरिंग का नंबर आ गया, जिसमें लगभग 4 लोग घायल हो गए, एक महिला भी घायल हुई है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये वही स्पॉट है, यहाँ हम आपको खून के स्पॉट भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर खून के धब्बे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर खून के धब्बे हैं, जो ये बयां कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से खूनी संघर्ष हुआ है। हालांकि आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर कुछ ही दूर पर जो पीड़ित परिवार है, जो बुरी तरह से घायल हुए, उनका यहाँ पर मकान भी है। हम उस गली में चलते हैं, दिखाते हैं आपको, आखिर जानकारी लेते हैं कि किस तरह से पूरी ये घटना हुई, किस बात को लेकर के विवाद हुआ। यहाँ देख रहे हैं वो सारे पीड़ित परिवार हैं जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। बेटा क्या नाम है? मेरा नाम सर शिवा गौतम। क्या पूरी घटना हुई? पूरी घटना ये हुई थी सर, हम लोग जा रहे थे केक लेने, वहाँ से गाड़ी मोड़ी, 2 लड़कों ने मेरी बाइक को लड़ा दिया। लड़ाने के बाद गाली दी, फिर गाली देने के बाद वो लोग चले गए। आगे से आए, फिर 2-3 बहुत सारे लड़के थे, हम लोग को मारने लगे। हमारे दोस्तों में हमारे भाई को सर पे मार दिया, उसके खून निकलने लगा, फिर गोली से सब मार। कितने राउंड फायरिंग की है? ये सर 4 लोग के लगी है। और कितनी फायर की ये नहीं। किस किस को गोली लगी है और क्या हालत है, कहाँ लगी? विशाल की लगी है, बजरंग की लगी है, राजेश की लगी है, सविता की लगी है। अच्छा, उनकी क्या स्थिति है अभी? ये सर नहीं है। कहाँ कहाँ गोली लगी? एक सीने पे लगी है, हाथ में लगी है, एक यहाँ उनके राजेश के यहाँ पे लगी है, और उनकी वाइफ के यहाँ पे लगी है। जी। तो अभी उनको आपने पुलिस को जानकारी दी, तो पुलिस ने हॉस्पिटल बताया। पुलिस आ गई मौके पे? जी सर। क्या कह रही पुलिस क्या कह रही, वही कार्रवाई कर रहे हैं। जो लोग इस तरह से फायरिंग किए उनको जानते हैं आप लोग? कहाँ के लोग? ये सर सब लोग बोल तो रहे रहतापुर के। रहतापुर। आप अम्मा आप वहाँ नहीं थे हम सब। जब सब लोग सुने कि मतलब वहाँ मारपीट हो रही तो सब लोग दौड़े, तो उनकी वाइफ ने जो दौड़ी तो उनकी जो ईंटा मारा, तो हम बच्चों को लेके भाग लिया। तो यहाँ लगे रफ्ता के लाए, उधर रफ्ता के लगे, जब उन लोगों को रफ्ता के वहाँ पे गोली मारी, पहले गोली वहाँ मारी, फिर वहाँ पे मारी। बिल्कुल, यहाँ पीड़ित परिवार के चेहरे पर साफ तौर पर खौफ देख सकते हैं, किस तरह से पीड़ित परिवार पूरे खौफ में है। और वहीं 4 लोग, जो इनके परिवार के 4 लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जिंदगी और मौत से अस्पताल में जूझ रहे हैं। फिलहाल
पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह से दिन दहाड़े इस तरह से लगातार 5 से 6 राउंड फायरिंग करके बदमाश सरेआम यहां से फरार हो जाते हैं, ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर क्या बदमाशों के दिल में पुलिस का खौफ नहीं रहा। अब देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर के आगे किस तरह से कार्रवाई की जाती है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए गंगा में शैवाल का मामला अब और भी ज्यादा गंभीर हो चला है। शैवाल के कारण बढ़े हुए नाइट्रोजन और फास्फोरस के कारण अब गंगा पानी में ऑक्सीजन के लेवल में खासा असर पड़ा है, जो जलीय जंतु के लिए खतरनाक तो है ही, साथ ही जनमानस के लिए नहाने और जो तमाम दूसरे काम हैं उसके लिए भी मुश्किल हो जाता है। इसका खुलासा खुद जांच कमेटी ने किया है, जिन्होंने जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि गंगा का पानी मिर्जापुर में गंगा के किनारे यानी अपस्ट्रीम में बने एक पुराने एसटीपी के कारण हरा हुआ है और इसके कारण शैवाल बन गया है और उस एसटीपी को पुरानी तकनीक से चलाया जा रहा है, जो कि लीकेज करता है और सीवेज गंगा में जाता है। यही कारण है कि डाउनस्ट्रीम यानी वाराणसी में गंगा के पानी में शैवाल जमा हो गए हैं। इसकी वजह से दो चीज़ें हो रही है। एक तो जो उसके अंदर शैवाल बन गया है, शैवाल के बनने की वजह से क्या होगा कि सन रेडिएशन है वो एक तरह से कवच की तरह से शैवाल एक काम करेंगे। तो उसमें जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है एटमॉस्फेयर से पानी के साथ में, जिससे हमारा बीओडी जो होता है या डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है, उसकी कंसंट्रेशन बराबर रहती है। अब जब ये सतह पर ज़्यादा समय तक अगर रहेंगे तो ये सन रेडिएशन को ब्लॉक करेंगे और आपका जो ऑक्सीजन होगा एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ में उसका एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। सो फिर क्या होगा, उसके अंदर जो जीव जंतु हैं, स्पेशली जो फिशेज हैं, एल्गीज और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो लोग अपना डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को यूज़ करना शुरू करेंगे सर्वाइवल के लिए। और एक सिचुएशन अगर ये कंटिन्यू रहा बहुत दिनों तक, तो फिर क्या होगा कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इतना कम हो जाएगा कि वो उनको फिर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी और दे में एक्चुअली डाई आउट। मई में 17-18 मई को तेज़ अतिवृष्टि हुई थी, पूरा लगातार बारिश हुई थी। तो आसपास के फील्ड से, खेतों से कुछ फर्टिलाइज़र जो डालते हैं क्योंकि वो बह के आए नाली के माध्यम से, और कुछ जगह से ओवरफ्लो भी हुआ कुछ सीवेज वगैरह का बारिश भर जाने की वजह से, और पानी कम था और जो उसमें से ग्रीन एल्गी फॉर्मेशन थोड़ा सा, तो जब उसको न्यूट्रिएंट या फर्टिलाइज़र या उसके उपयोग तापमान मिला गर्मी में, पानी कम था तो उसमें उसका जनरेशन हुआ। अब लगातार पानी में वृद्धि हो रही है और उसमें भी ग्रीन एल्गी में भी कमी आ रही है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आगे आने वाले कुछ ही दिनों में गंगा का पानी काफ़ी साफ और ग्रीन जो कलर है वो सब खत्म हो जाएगा। कोरोना काल आपदा में लोगों ने जमकर अवसर तलाशे। लगातार इंजेक्शन, बेड, दवाएं और चिकित्सकीय उपकरणों को लेकर कालाबाजारी भी हुई और इस कालाबाजारी में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों की मिलीभगत से एक बड़ा घोटाला हैलेट अस्पताल का उजागर हुआ। मुर्दों के नाम पर नर्सिंग स्टाफ ने रेमडेसिविर इंजेक्शन जारी करवाए हैं। मामले पर सूबे के मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। वहीं हैलेट प्रशासन में अफरा तफरी मच गई। मामले की जांच के लिए सीएमएस नोडल और प्रिंसिपल की टीम बनाई गई, जो कुछ ही घंटों में पूरे मामले की जांच रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। ये भी अनुमान है कि इस पूरे प्रकरण में हैलेट अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ के साथ कुछ डॉक्टर भी मिले हुए हो सकते हैं। वहीं दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना काल की दूसरी लहर में आपदा में अवसर तलाशने के लिए कई लोगों पर मुकदमे लिखे गए, कई लोगों पर कार्रवाई हुई। वहीं पर अभी संज्ञान में एक मामला निकल करके सामने आया है कानपुर हैलेट अस्पताल का, जहां पर ये बताया गया है कि मुर्दों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन अलॉट कर दिए गए। मामला जैसे ही तूल पकड़ा, वैसे अस्पताल हैलेट के जो डॉक्टर्स थे उनमें कहीं ना कहीं हड़बड़ी मच गई। मामले को संज्ञान मुख्यमंत्री ने भी लेते हुए
जल्द से जल्द इसकी जांच रिपोर्ट तलब की है। वहीं पर कानपुर के हैलेट अस्पताल के डॉक्टरों ने 3 सदस्यीय टीम गठित कर दी है और जल्द से जल्द इसकी जांच रिपोर्ट मांगी गई है। बताया गया है कि अप्रैल माह में जब कोरोना की दूसरी लहर एकदम चरम सीमा पे थी, उस वक्त ये कहीं ना कहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन मुर्दों के नाम से निकाले गए थे। हालांकि अभी इस बात का जांच चल रही है कि वो मुर्दों के नाम से निकाले गए थे या रेमडेसिविर जब निकाली गई थी तब कहीं ना कहीं उनकी मौत हो चुकी थी। हालांकि ये अभी जांच का विषय है, लेकिन मामले में इतना बड़ा संज्ञान लेने के बाद मुख्यमंत्री ने जब आदेश किया है कि जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट दी जाए, वहीं पर अब देखना होगा कि क्या हैलेट अस्पताल में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा निकल कर के सामने आया है। जब लोगों को इस संजीवनी की ज़रूरत थी तब कहीं ना कहीं रेमडेसिविर को मुर्दों के नाम से इलाज करके उसको मार्केट में बेचा गया था। देखना होगा कि इस जांच रिपोर्ट में क्या निकल कर के सामने आता है, क्या कोई जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से सूरज सिंह, इंडिया न्यूज़। एडीजी जोन भानु भास्कर और आईजी मोहित अग्रवाल ने महाराजपुर पहुंचकर थाना परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने पुराने थाने की बिल्डिंग को भी बारीकी से जांचा और परखा। दरअसल जब से कानपुर में पुलिस कमिश्नरी लागू हुई है, आउटर पुलिस ऑफिस, नई पुलिस लाइन और एसपी आउटर के लिए आवास बनाए जाने पर मंथन हो रहा है। इसको लेकर पहले भी एडीजी सीओ सदर कैंपस महाराजपुर का निरीक्षण कर चुके हैं। महाराजपुर को ही प्राथमिकता दी जा रही है कि आउटर पुलिस का संचालन इसी एरिया से हो। कारण साफ है कि शहर से नज़दीक है और हाईवे भी हैं और साथ ही सी चंडी या फिर अन्य इलाकों से बेहतर कनेक्टिविटी यहां मौजूद है। एडीजी भानु भास्कर ने बताया कि अभी जगहों का निरीक्षण किया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजी जाएगी। बिजनौर में एक सपा नेता द्वारा सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो बनाकर वायरल करने का मामला सामने आया। इस वायरल वीडियो को लेकर पुलिस ने सपा नेता को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। वायरल वीडियो में सपा नेता मॉब लिंचिंग को लेकर पुलिस अधिकारियों और अन्य अधिकारियों को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। इस वायरल वीडियो को लेकर एसपी के दिशा निर्देश पर सपा नेता को हिरासत में लिया गया। पूरा मामला नजीबाबाद थाना क्षेत्र का है। यहां सपा नेता फरहान खान ने एक सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर प्रशासन को चुनौती दी है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। झांसी में एसएसपी ने फरियादियों की शिकायत सुनने की एक अनूठी पहल की है। पुलिस अफसर और फरियादी के बीच कोई बाधा ना हो और शिकायतकर्ता को अफसर से किसी तरह की झिझक ना हो, इसके लिए एसएसपी अब दफ्तर के पक्के भवन में नहीं बल्कि टेंट में बैठकर जनता से संवाद करेंगे। उन्होंने टेंट के दफ्तर में बैठकर फरियादियों से मुलाकात कर उनकी शिकायतें सुनने और उसका समाधान करने का काम शुरू किया। एसएसपी ने इसके साथ ही एक और प्रयोग शुरू करने जा रहे हैं। पुलिस एक व्हाट्सएप नंबर जारी करने जा रही है, जिस पर फरियादी थाने या पुलिस कार्यालय आए बिना अपनी शिकायत भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पर मिली शिकायत के आधार पर पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी। शाहजहांपुर में पुलिस और क्राइम ब्रांच ने तस्करी के लिए ले जाई जा रही मादक पदार्थों की तस्करी की बड़ी खेप पकड़ी है। क्राइम ब्रांच ने 2 करोड़ 80 लाख रुपए की कीमत की चरस और गांजा बरामद किया। चरस और गांजा को एक्सयूवी गाड़ी से तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस ने 5 अंतर जनपदीय तस्करों को भी इस दौरान गिरफ्तार किया है। फिलहाल सभी को जेल भेज दिया गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।